हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कंप्लीट फार्मूला, क्लास 10th के मैथ्स के कंप्लीट फार्मूला यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले हैं और किस चैप्टर से कितना वेटेज होता है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1, वास्तविक संख्याएं। आइए देखते हैं क्या है। ये जो है आपका दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग दिया गया है। क्या होता है फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, यहां पे भाजक क्या होता है, यानी जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। जिसे भाग देते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है। और उनसे जो प्राप्त होता है हमें, वो क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और इनसे जो नीचे प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। यानी अगर हमको 11 को प्राप्त करना है तो 11 बराबर 4 गुणे 2 प्लस 3 लिखना होगा। तो 4 दूना 8 प्लस 3 11, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ? 11 प्राप्त होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे आप, इसी में और कौन से फॉर्मूले हैं। अगर इन केस अगर हम भाग दिए होते, ऐसी कोई संख्याएं यहां पे रख दिए होते, भाग देने पर शेषफल हमें शून्य प्राप्त हुआ होता। क्या प्राप्त हुआ होता? शून्य प्राप्त हुआ होता। तो ऐसी दशा में हम क्या कहते? जो संख्या यहां पे आपका भाजक है वह भाजक क्या कहलाएगा? इनका भाज्य का मस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मस कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, यदि a बराबर मीन्स क्या दिया गया है? a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि r क्या हो, शेषफल क्या हो, शून्य है, तो दी गई संख्याओं का मस होगा। यानी a क्या होगा, सॉरी b क्या होगा, यानी जिससे भाग दे रहे हैं b जो है आपका इस संख्या का क्या होगा? मस होगा। क्लियर है बात? आगे देखिएगा, आपने अगला फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? पहला बहुपद गुणे दूसरा बहुपद बराबर दोनों संख्याओं का मस गुणे दोनों संख्याओं का लस होता है। अब मैं आपको यह भी बता दूं इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बताने ये वाला हूं। कई बार ऐसा होता है, मस दिया होता है दो संख्याओं का, लस दिया होता है दोनों संख्याओं का, और पहली संख्या दे दी जाती है, दूसरी संख्या आपसे पूछी जाती है। या फिर दोनों संख्याओं दिए गए होते हैं, मस दिए हैं, लस आपसे पूछा जाएगा। तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम मस, लस या पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, आपको बताया जा रहा है इसी में, यदि p बटा q क्या फ्रैक्शन के रूप में दिया जा रहा है, यदि p बटा q, यानी अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं 2/5 या 1/3, अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये p हो गया, ये q हो गया। लेकिन q क्या होना चाहिए? देखिएगा, q या तो 5 से विभाजित हो, या 5 का गुणनखंड हो, या 2 का हो, या 5 और 2 दोनों का अगर होता है तो यह संख्या क्या कहलाता है? शांत दशमलव रूप होगा। क्या होगा? शांत दशमलव रूप होगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है 1/25, तो 25 किससे कट जाएगा? 5 से। क्या होगा? 1/5 का वर्ग होगा। या फिर 16 है ना, 16 का गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, 2 की घात 4 होगा, और ये 4 क्या है? केवल 2 ही है, 2 के रूप में है, 2 की घात के रूप में है, तो इसलिए यह संख्या क्या होगा? शांत दशमलव होगा। यहाँ पे यम लिख लीजिए और यहाँ पे n लिख लीजिए। यहाँ यम यन दोनों, मतलब दोनों संख्याएं अगर उपस्थित हो तो उन रूपों में यह शांत दशमलव कहलाएगा। अगर इनके अलावा कोई और संख्या अगर आ जाता है तो यह शांत दशमलव नहीं होगा। क्लियर है बात? यानी अशांत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अशांत, यानी कभी ये कंप्लीटली विभाजित नहीं होगा, जैसे 1/3 आपके सामने दिया गया है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका चैप्टर 1 में इतनी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा पार्ट 2 में क्या है। ठीक है, देखिएगा पार्ट 2 में क्या चीजें दी गई हैं। तो पार्ट 2 में दिया गया है, पार्ट 2 का नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो बहुपद में देखिएगा क्या होता है,
उसमें शून्यांक शब्द जो है वो किसे कहते हैं हम लोग? शून्यांक। ये समझिएगा सबसे पहले, किसी बहुपद के शून्यांक वह संख्या होती है जिन्हें बहुपद में रखने पर उसका पूरा मान शून्य हो जाता है, पूरा मान शून्य हो जाता है। जैसे अगर हम मान लें px बराबर कोई संख्या दे दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या है 1 है। अब अगर हम लोग यहां पे क्या रख देते हैं, यहां मान लीजिए प्लस है, ठीक है, या यही मान लेते हैं दिया गया है, तो यह कंडीशन में जो है मैं आपको बता दूं यहां पे हम क्या मान रखें कि यह पूर्णतः क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यह बहुपद है, यहां पे कौन सा मान रखें कि यह मान पूरा का पूरा शून्य हो जाए? तो यहां पे हम रख देते हैं केवल और केवल एक। क्या रख देते हैं? एक। यक्स का मान अगर एक रखते हैं तो देखिएगा एक का वर्ग एक होता है, ये 2 होगा प्लस 1 होगा, एक और एक जोड़ने पे 2 होगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य होगा। यानी यह जो एक है, हमने जो यह एक यहाँ मान रखा है वह एक क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यांक कहलाएगा। तो आगे देखेंगे आप लोग, किसी बहुपद के शून्यांक बहुपद के गुणनखंड करके ज्ञात करते हैं। अगर हम इसका क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं, तो इस गुणनखंड से हम ज्ञात कर सकते हैं क्या है? इसका बहुपद क्या प्राप्त होगा हमें। तो गुणनखंड मैं आपको बता दूं, हमने अभी जस्ट ज्ञात किया। कैसे? x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर होगा और इसको 0 से तुलना कर सकते हैं। 0 से जब यदि इसका तुलना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इनका गुणनखंड करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि इनका बहुपद क्या होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक 2 प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? मान लेते हैं अल्फा है और बीटा है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है? माइनस b बटा a होता है। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। क्लियर है बात? अब यदि अगर ये 2 चीजें आपको प्राप्त हैं, अब अगर कह दे कि इनका बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद ज्ञात करने का नियम यह होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो यह आपके फॉर्मूला है चैप्टर 2 तक के। इतनी ही चीजें आपके चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट हैं और यह चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट है। तो इन सबका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर 3 पे। हो गया? ओके, आइए चलते हैं चैप्टर। देखिएगा पार्ट 3 की हम बात करने वाले हैं। पार्ट 3 क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर में मतलब क्या? x और y होंगे यहाँ पे, और रैखिक मतलब क्या होता है? अधिकतम घात जिसका 1 होता है। अधिकतम घात क्या होता है? 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें a1 अपॉन क्या है यहाँ पे? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। अब अगर ये देखिए यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं ये ग्राफ पे जैसे प्लॉट करते हैं तो वो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, यानी यहाँ पे बिना ग्राफ बनाए हम लोग बता सकते हैं। क्या है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कैसे होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं इनके, अद्वितीय हल। और ध्यान दीजिएगा कैसे होते हैं भाई? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी और संगत हल होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। और क्या होंगे? अगर देखते हैं दूसरा कंडीशन, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सॉरी यहाँ पे इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होता है? अनेक हल होते हैं और रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होंगी। और कैसे होते हैं? संगत हल होंगे। क्या होंगे? संगत हल होंगे। और देखिएगा अगला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर दिया गया है, इस कंडीशन में क्या होता है? कोई हल नहीं होंगे, रेखाएं समांतर होंगी और असंगत हल होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। जो ये रेखाएं हैं x और y का मान हम 4 तरीके से ज्ञात करते हैं। कितने तरीके से ज्ञात करते हैं? 4 तरीके से। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की 4 विधियां होती हैं। ग्राफीय विधि, जैसे ग्राफ के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं x और y का मान। विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, और क्या होता है? वज्र गुणन विधि से। देखिएगा
मैं आपको बता दूं ये लास्ट वाला आपके सिलेबस से इस समय निकाल दिया गया है, बट फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे की क्लास में ये सब काम आते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस चैप्टर में बस इतना ही है। और हाँ, विलोपन विधि क्या होता है, ग्राफी विधि क्या होते हैं, प्रतिस्थापन विधि क्या होते हैं, ये सब पढ़ना होगा आपको। बट मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले के बेस पे बस एक बेसिक सी चीजें बता दे रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? तो ये चैप्टर जब पढ़ाए जाएंगे आपको, उसमें आपको ये सभी चीजें बताई जाएंगी। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं पाठ 4 पे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में ध्यान दीजिएगा क्या है, यानी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? श्रीधराचार्य नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो यक्स बराबर, देखिए श्रीधराचार्य नियम क्या है, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यह आपका क्या दिया गया है? श्रीधराचार्य नियम दिए गए हैं। और इसको क्या कहते हैं? बी को बी स्क्वायर माइनस 4ac को विभक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्तर। अब देखिएगा इस विभक्तर के आधार पर हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, कैसे आपके ये जो मान होंगे यक्स के कैसा ज्ञात होगा। आइए इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इनके मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके शून्यांकों के बारे में डिस्कस करेंगे, लक्षण देखेंगे। देखिएगा द्विघात समीकरण के मूलों शून्यांकों के लक्षण क्या है। देखिएगा यदि d का मान 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग 2 हो तो मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे। असमान होंगे। अगर d का मान बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग हो, कैसा हो? पूर्ण वर्ग, वो भी 2 हो, तो क्या होता है? इनका जो मूल होता है वास्तविक होता है, परिमेय होता है और असमान होंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए d का मान बड़ा है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, तो उस समय मूल वास्तविक तो होगा लेकिन अपरिमेय होंगे और साथ ही क्या होंगे? असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। रुक जाइए मैं यहाँ पे सही कर देता हूं, तथा असमान होंगे। ठीक है ना? क्लियर है? आगे देखेंगे यदि d का मान 0 के बराबर हो तो क्या होता है? मूल वास्तविक तथा समान होंगे। क्लियर है? अब अगर छोटा होता है, d का मान 0 से छोटा होता है, इट मीन्स दैट नेगेटिव अगर होते हैं तो काल्पनिक होता है, या अधिकता कह सकते हैं, अधिकल्पित कह सकते हैं, या वास्तविक नहीं होंगे। यह बातें आप कह सकते हैं। क्लियर है बात? तो देखिएगा फॉर्मूले को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। अब तक आप लोगों ने 4 तक पढ़ लिया, अब आते हैं हम लोग 5 पे। ध्यान दीजिएगा 5 में क्या गिवन है। देखिए समांतर श्रेणी है चैप्टर का नाम, और इसमें मैं आपको बता दूं क्या चीजें हैं। देखिए किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? a होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है। ये बात जहां a क्या है आपका? श्रेणी का प्रथम पद है। श्रेणी का प्रथम पद है। श्रेणी का प्रथम पद कौन होता है? a होता है। d क्या है? श्रेणी का सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर यानी सबके बीच का समान अंतर, सभी पदों के बीच का समान अंतर जो कहलाता है वह सर्वांतर होगा। अब देखिएगा किसी समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n क्या है? पदों की संख्या है। जिस पद का मान पूछेगा उसका बताना होगा हमें। जैसे बोल दिया, मान लीजिए आपके पास दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है। बोल दे 20वें पद पे कौन होगा, 10वें पद पे कौन होगा। तो a का मान 2 रखेंगे, सर्वांतर 2 का है 2 रखेंगे, n का मान जो भी आपसे पद पूछेगा वो पद यहां रख देंगे और हल करेंगे, उसका मान प्राप्त हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, यानी अंत से क्या ज्ञात करना हम लोग को? nवां पद। क्या होता है? जो अंतिम पद दिया होगा वो क्या होगा? l होगा, यानी l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। l क्या कहलाता है? अंतिम पद कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या फिर क्या लिख सकते हैं? जैसा आपका डाटा गिवन होगा वैसे आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या है? n बाई 2a प्लस l क्या होता है? अंतिम पद होता है। क्लियर है? अब देखिए मान लीजिए आपके पास 3 क्या दिए गए हैं? समांतर श्रेणी दिए गए हैं, 3 पद हैं, a है, b है और c है। ठीक है,
समांतर श्रेणी में है ये। तब मैं आपको बता दूं जो मध्य पद होता है यानी b का जो मान होगा वो क्या होगा, a प्लस सी का आधा होगा, यानी एवरेज वैल्यू होगा a और c का, यानी पहला और तीसरे पद का क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है कौन, b, यानी मध्य पद कहलाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं। क्या दिया गया है, पहली बात तो देखिए त्रिभुज में जो है आपका इंपॉर्टेंट परिमेय है। क्या है, परिमेय। कुल आपके परिमेय हमने करा दिया है। ठीक है, तो आप एक बार उन वीडियो को, लेक्चर को देखें, कंप्लीट आपको पूरा एक जगह एक साथ पूरा समझाया गया है, पूरा परिमेय। तो एक बार उसे आप देख लें जरूर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ परिमेय बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि वहाँ पे सभी चीज़ें पढ़ाई गई हैं और यहाँ पे कुछ परिमेय का डिस्कशन किया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दिया जा रहा है यहाँ पे, दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं कब, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तब वो क्या कहलाता है, त्रिभुज समरूप कहलाता है। क्लियर है। अगला देखेंगे परिमेय नंबर 1, आधार अनुपातिक परिमेय और थेल्स परिमेय या मूलभूत समानुपातिक परिमेय, इसी को बीपीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना। एक तो आपका ये परिमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताया गया था क्या, कि जब कभी भी किसी त्रिभुज में क्या दिया गया है, रेखाएं ये दी गई हैं और यह यदि इसके बराबर होता है, दोनों रेखाओं के, मीन्स क्या दोनों समांतर हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनका अनुपात क्या होता है, एक समान होता है। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है। अगला दिया गया है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो क्या रेखाएं होती है, तीसरी रेखा के भुजा के समान क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जैसे कि यही इसी का कन्वर्स दिया गया है थेल्स थ्योरम का। अगर यह अनुपात समान दिया गया है तो यह जो रेखा काट रही हैं, यह जो है क्या करेंगे, इसकी भुजा के समांतर होती हैं। एक और है आपका पाइथागोरस परिमेय, और इसका जो विलोम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात। आगे देखेंगे, किसी त्रिभुज का शीर्ष कोण अर्ध सम्मुख भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में बांटती है। यानी यह आपका कोण दिया गया है, इस कोण के अंदर मीन्स क्या, यह कोण को अगर हम विभाजित कर रहे हैं जिस रेखा से, वह रेखा क्या करता है, सामने वाले का समद्विभाजित करता है। यानी यह रेखा भी क्या होगा, दो समान भागों में बट जाएगा। आई बात समझ में। यानी डी क्या होगा इसका, बीसी का मध्य बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, कोण भी आधा होगा और साथ में क्या होगा, जो ये एडी रेखा है उस एडी रेखा की वजह से बीसी का मान, बीसी दो अलग अलग भागों में बट जाएगा। क्लियर है। तो नोट कर लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। हो गए। ओके, चलिए आइए आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 7 पे। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में क्या चीजें दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके दो बिंदु दिए गए हैं, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो d बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, अंडर रूट में होता है, और इस फॉर्मूले का उपयोग करके किसी दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, और क्या दिया गया है, यक्ष अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है। यानी इसका मतलब यहां पे ये बताया जा रहा है, जो यक्ष अक्ष पे जब कोई मतलब बिंदु निर्धारित किया जाता है या दिखाया जाता है तो y का मान 0 होता है। क्लियर है। और यहां पे क्या बताया गया है, y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है। इसका मतलब यक्ष का मान 0 होता है। जब किसी बिंदु को दिखाया जाता है कि यह बिंदु यक्ष अक्ष पर है तो उसमें यक्ष का मान क्या होता है, 0 होता है, और आसानी से हम उसे y अक्ष पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला दिया गया है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, 0 0 होता है। आयत अगर हम लोग को पता लगाना है, 4 बिंदु दिए गए हैं, पता लगाना है कि ये क्या है, आयत है। तो आयत कैसे हम बताएंगे, पहली बात तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उनके जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अगला दिया है समांतर चतुर्भुज। कैसे बताएंगे कि देखिएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण उनके बराबर नहीं होते हैं। आई बात समझ में। अब देखिएगा, वर्ग कैसे पहचानते हैं हम लोग, चारों बिंदु से दूरी का ही सूत्र उपयोग करके क्या निकालते हैं, ए बी बी सी
CD और AD, साथ में क्या निकालते हैं, AC और क्या निकालते हैं, देखिए मैं बना के दिखा देता हूं आपको, सबसे बेस्ट होगा। मान लीजिए 4 बिंदु दिए गए हैं A, B, C और D, तो इनको हम विकर्ण कहते हैं और इनको हम लोग भी विकर्ण कहते हैं। तो AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, AD हो गया, AC निकालते हैं और साथ में क्या निकालते हैं, BD का मान प्राप्त करते हैं। तो ये 6 मान ज्ञात करके हम लोग डिसाइड करते हैं आयत है, समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है या समचतुर्भुज है। ठीक है, तो इन 6 चीजों का उपयोग करके क्या पता लगा सकते हैं कि दिया गया मान क्या बना रहा है, क्या चीज कौन से आकार में वो एग्जिस्ट कर रहा है आपके दिए गए बिंदु के अनुसार। क्लियर है ना, आगे देखिएगा। अब यदि मान लीजिए P का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, अनुपात दिया गया है और 2 बिंदु दिए गए हैं, तो फार्मूला क्या होता है, आंतरिक का, या अंदर है ना 2 बिंदुओं के बीच में, इसलिए इसको आंतरिक कहते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, देखिएगा, जो M1 का गुणा होता है इसके साथ होता है और M2 का मीन्स क्या गुणा होता है, इस पहले वाले निर्देशांक के साथ होता है। तो देखिएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 होता है। जब यह आंतरिक बिंदु होता है तो प्लस होता है। ठीक है, ऐसे ही y का मान ज्ञात किया जाता है। क्लियर। अब अगर ये अनुपात बराबर हो जाए, M1 और M2 का मान बराबर हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि यह क्या होता है, मध्य बिंदु होगा। P क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा यक्स का, यक्स बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। y का क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। अब अगर बाह्य बिंदु का ज्ञात करना हो यक्स का मान, तो कैसे होता है, M1 का गुणा x2 में करेंगे, माइनस करेंगे M2 गुणे x1 अपॉन M1 माइनस M2। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं यक्स और y का मान। क्लियर है, क्लियर है बात। आगे देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 है, तो उनका क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर क्षेत्रफल शून्य होता है तो शून्य होने के कारण यह हम कहेंगे क्या है, ये कैसी रेखाएं होंगी भाई, यह रेखाएं संरेखीय होंगी। क्या होंगी, संरेखीय होंगी। और संरेखीय के लिए हमेशा यही सिद्ध किया जाता है, इस फॉर्मूले में रखने पर शून्य के बराबर दिखाया जाता है। क्लियर है बात। एक बार इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो आते हैं हम लोग चैप्टर 8 पे, जो कि आपका है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीजें हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में है आपके, देखिएगा क्या चीजें हैं। चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपका ये किस पे डिस्कस होता है भाई, देखिए ये जो होता है हमेशा और हमेशा किस पे इम्प्लीमेंट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही इम्प्लीमेंट होता है। जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी ये इम्प्लीमेंट होगा। और इसमें एक चीज आपको देखिएगा, एक और फॉर्मूला इसका होता है क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई या कह सकते हैं लंब, कह सकते हैं इसे लंब का वर्ग। ठीक है ना, इसे कहते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। साइन थीटा बराबर, यानी जहां पे ये कोण बनते हैं, किससे बनते हैं, आधार और कर्ण से मिलके बनते हैं, यानी आधार और कर्ण के बीच में बनते हैं कौन, कोण। उसी कोण का मान निकालते हैं। अगर यही कोण ऊपर होता तो ये आधार होता और नीचे वाला लंब हो जाता। क्लियर है। यानी साइन थीटा बराबर हमेशा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब जस्ट अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कौन है, कॉसेक है। कॉसेक मतलब कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। इसको एक शब्दों में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, देखिएगा LAL, फिर क्या होता है KKA, लाल बटे कक्का। अब देखिए कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये हो गया आपका साइन थीटा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण,
ठीक है। इसके अपोजिट अगर ले लेते हैं तो क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। और यहां पे देखेंगे बीच वाला क्या होगा, यहां पे कॉस थीटा होगा, नीचे सेक होगा। ठीक है। और ये हिस्सा क्या होगा आपका, ये टेन होगा, इसका अपोजिट कौन होगा, कॉट होगा। क्लियर है ना, टेन कॉट साइन, ये 6 वैल्यूज आपके गिवन है, तो ऊपर 3 है और 3 के अपोजिट नीचे दिए गए हैं। क्लियर है ना, नोट करेंगे इसको और साथ ही देखेंगे, मैंने बोला इन दोनों आपस में कैसे है, अपोजिट है। इट मींस दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन भी लिख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पे जो कॉस थीटा दिया है 1 बाई सेक होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक होता है। क्लियर, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस होता है। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, तो फिर इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं। और कॉट इज इक्वल टू 1 बाई टेन, इसको कॉस बाई साइन भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब आपके ये 3 आइडेंटिटीज के फॉर्मूले दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इनसे जो है देखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी से 2 फॉर्मूले आपके मिलके बने हैं। देखिए कौन कौन सा, क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर को केवल अकेला करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर को केवल अकेला कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। क्लियर है। यहां पे हम नीचे देखेंगे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सेक को केवल अकेला करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्लियर है बात। अब यहां पे देखेंगे हम लोग क्या दिया है भाई, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, केवल अगर कॉसेक को अकेला कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर होगा। फिर यहां पे अगर कॉट स्क्वायर की केवल हम बात कर लें तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके इस 3 फॉर्मूले से नए फॉर्मूले ये बने हैं आपके 6, नोट कर लेंगे इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है किस में आते हैं, आइडेंटिटीज में आते हैं। तो आइडेंटिटीज देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, आइडेंटिटीज बहुत इजी होता है, क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने है। तो इसके लिए मैं बेसिकली आपको बता दूं क्या करना होता है। अगर कभी भी साइन और कॉस के अलावा कोई भी वैल्यू अगर गिवन है, मीन्स टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस में पहले चेंज करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक साइड में अगर आपका साइन के अलावा, साइन और कॉस के अलावा कोई और गिवन है तो पहले उसको चेंज करते हैं किसमें, साइन और कॉस के फॉर्म में। चेंज करने के बाद से ही कोई आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। और क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूला आपके इंप्लीमेंट होते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है हम लोग वैल्यू लर्न कर लेंगे किस चीज का, देखिए रटने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, बहुत ही इजी होता है ये। ठीक है, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, तरीका बता दिया जा रहा है कैसे आपको बनाना है, ये टेबल कैसे बन जाएगा। ध्यान देना, टेबल बनाने का ट्रिक, ये टेबल बनेगा कैसे, तो मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। केवल और केवल अगर साइन निकल जाए, पहले मैं आपको समझा देता हूं साइन कैसे निकलता है, अभी मैं बताता हूं, बट साइन से सब मिलके कैसे बने पहले मैं ये आपको बता दूं। साइन थीटा दिया है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। हो गया, साइन का हो गया। जब साइन हो गया तो अब देखिए कॉस कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट इसी का अपोजिट है। यहां पे 1 होगा, √3/2 होगा, 1/√2 होगा, और ये क्या होगा 1/2 होगा, और यहां पे 0 हो गया। 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। अब आपको अगर ये दोनों लर्न हो गए, मीन्स ये दोनों अगर मिल गए, तो हम 10 आसानी से निकाल सकते हैं। अब 10 निकलेगा कैसे, ये देखिएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो टेन 0 आपको निकालना है ना, टेन 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1, दोनों को डिवाइड किया 0, तो 0 आ गया, 0 आ गया। अगर हमको लिखना है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया।
तो इसी तरीके से हम सबका निकालेंगे। 45 निकालने का तरीका देखिएगा, दोनों का वैल्यू सेम होता है, डिवाइड करेंगे 1 होगा। साइन 45 कॉस 45, दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 1 होगा, यानी tan 45 का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ऐसे 60 का निकालेंगे, tan 60 का। tan 60 मतलब क्या? साइन 60 अपॉन कॉस 60, कॉस 60। तो क्या होगा? साइन 60 का वैल्यू √3/2 और ये क्या होगा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, केवल √3 बच जाएंगे। tan 90 का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, ठीक है। तो ऊपर का वैल्यू 1 होता है, नीचे का 0, इसीलिए डिवाइड करने पे क्या होता है? इन्फिनिटी। यानी 0 से अगर किसी भी नंबर में हम डिवाइड कर देते हैं, हमेशा क्या मिलता है? इन्फिनिटी मिलता है। क्लियर है बात? तो ये सारी वैल्यू आपको दिख रही होगी 10 में। अब 10 मिल गया आपको, मिल गया 10। तो 10 के बाद अपोजिट लिखेंगे, कॉट हो जाएगा। कॉट का क्या होता है? इन्फिनिटी। 0 का इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू क्या होगा? √3, 1, 1/√3 और 0। 90 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अब देखिएगा, हमको सेक निकालना है, और जब सेक निकल जाएगा कॉसेक निकल जाएगा, या कॉसेक निकाल लीजिए तो सेक निकल जाएगा, कोई भी एक निकाल लेते हैं हम लोग। आप पढ़े होंगे अभी जस्ट, क्या पढ़े हैं ये भी देख लिए, क्या पढ़े हैं? सेक थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए 0 निकालना, 1/cos 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का वैल्यू हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर सेक 30, तो 1/cos 30। तो 30 का वैल्यू क्या होता है भाई? 30 का वैल्यू 1/√, क्या होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। क्लियर है? अब ऐसे ही 45 का वैल्यू हम लोगों को लिखना है, सेक 45 का वैल्यू, तो 1/cos 45। और cos 45 का वैल्यू क्या होता है भाई? cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। इसको लिखेंगे कैसे? √2 हो जाएगा। फिर क्या होगा? सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1/cos 60 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, क्या आएगा? 2 आएगा। आ गया। फिर 90 का वैल्यू, 90 का वैल्यू 1/0, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्लियर है? इन्फिनिटी हो गया। कॉसेक निकालना, जस्ट अपोजिट लिख देंगे, हो गया। अब हम आपको बताने वाले साइन को निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड साइन। तो नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे स्पेस है, नीचे ध्यान दीजिएगा। क्या है? साइन थीटा कौन सी डिग्री का? 1 मिनट, सारे डिग्री एक साथ देखेंगे हम लोग। साइन निकल गया, सब निकल गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और क्या है? 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है? तो साइन थीटा देखिएगा, यहां पे 1, 1 मिनट, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं। 0, 1, 2, 3 और 4, सबको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। किससे डिवाइड करेंगे सबको? 4 से। 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, और अंडर रूट में रख देंगे। 4 से डिवाइड करके सबको किस में रख देंगे? अंडर रूट में रख देंगे। ठीक है। और जब अंडर रूट में रखने वाले हैं, देखिए क्या होने वाला है। ये क्या हो जाएगा? 0 होगा, 1/2 होगा, 1/√2 होगा, और √3/2 होगा, और यहां पे क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ये किसका वैल्यू आपको मिल गया? साइन का वैल्यू। तो जब साइन का वैल्यू लर्न होगा, बाकी सभी चीजें हम निकाल सकते हैं। तो ये साइन का वैल्यू है, नोट कर लेंगे कैसे निकालते हैं। अगर नहीं याद है साइन का, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, और जब साइन निकल जाएगा, बाकी सारे वैल्यू निकल जाएंगे। क्लियर है? हो गया। एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। हाँ, एक और फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और लिख लीजिएगा आप लोग। अच्छा ठीक है, लिखवाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, तो मैं इरेज करता हूं, यहां लिख देता हूं, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना?
देखिए यहां पे जो है लिखेंगे क्या, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या है, साइन 2a, तो क्या होगा 2 साइन a कॉस a। ठीक है, ये हुआ। अगला कॉस 2a, क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, एक और दो और फॉर्मूले होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या क्या होगा यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर है। और क्या होता है tan 2a, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगला अगला क्या है वो भी देखिएगा। अगला जो है आपके पास है साइन a प्लस बी, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। एक बात और मैं बता दूं, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होगा। ठीक है, अगर आपका आ गया कॉस a प्लस बी, क्या होगा कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा बीच में। ठीक है, ऐसे ही आप देखिएगा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, यहां पे माइनस भी लगा लेते हैं, एक साथ दोनों हो जाएगा, tan a प्लस tan b। अगर प्लस है तो प्लस होगा ऊपर, और नीचे माइनस है तो माइनस ही होगा। और यहां पे क्या होगा, अगर ऊपर प्लस है तो यहां माइनस होगा, नीचे मीन्स क्या है माइनस है तो यहां प्लस होगा, tan a tan b। क्लियर है। ओके, नोट कर लेंगे इसे, नोट कर लेंगे इसे। हो गया, हो गया। इसी में हमने प्लस और माइनस दोनों का लिख दिया है, यहां भी प्लस और माइनस दोनों का लिखा है, यहां भी प्लस और माइनस दोनों का ही लिखा गया है फॉर्मूला। नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग एक और देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करना है, कि आपको कौन कौन से फॉर्मूला रन करने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। ठीक है ना, और हमेशा आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए टेन को, कॉट को, सेक को, कॉसेक को साइन और कॉस में चेंज करना है सबको। ठीक है, आइए एक और फॉर्मूला और हम लोगों को पढ़ना है, वो देख लीजिएगा, यानी जब एंगल चेंज करते हैं उसके लिए, तो भी देख लीजिए आप लोग। देखिएगा, जिसे आप क्या कहते हो ASTC रूल, क्या कहते हो ASTC रूल, ध्यान देना क्या होता है। ये है आपका 0, ये 90, और ये है 180 डिग्री, और ये है आपका 270, और घुमा के यहां पे आ जाता है एक और 360। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब 90 डिग्री पे हो, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, प्लस हो या माइनस हो, या 270 प्लस हो या माइनस हो, तो जो साइन होता है ना, साइन, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक है, लेकिन अगर जब कभी भी अगर आपका टेन दिया हो, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक दिया हो तो, सेक दिया हो तो कॉसेक, और कॉसेक दिया हो तो सेक। क्लियर है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का दो नाम है, कौन कौन सा है चलिए बता देता हूं मैं आपको। इसे लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और थर्ड है, फोर्थ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, 180 माइनस थीटा। इसको कहते हैं हम लोग 180 प्लस थीटा।
इसको एक और नाम से जानते हैं 270 माइनस थीटा के नाम से भी जानते हैं इसे 270 प्लस थीटा भी कहते हैं इसको, फोर्थ वाले को। और एक और नाम है इसका 360 माइनस थीटा, और यहां पे क्या है 360 प्लस थीटा। क्लियर है ना? तो ये वैल्यू होते हैं। तो इसमें जो होता है साइन कॉस टेन ऑल, यानी 6 का 6 सबका वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें केवल पॉजिटिव कौन होता है, केवल और केवल साइन पॉजिटिव होते हैं, और साइन का अपोजिट कॉसेक वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहां पे देखिएगा इसमें कौन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में विच इज पॉजिटिव, बताएं भाई। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है आपका, यहां आपका साइन जो है पॉजिटिव होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक पॉजिटिव होगा। और यहां पे जो है आपका टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, 10 का अपोजिट कॉट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। और यहां पे आपका क्या आता है कॉस आपका पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है वो भी क्या होता है आपका पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है बात? तो ये नोट कर लेंगे और ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया? फिलहाल ये सिलेबस से निकाल दिया गया है आपके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा जो भी है ये सब आपके हट गए हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया यहां पे, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। चलिए आते हैं चैप्टर 9 पे। ध्यान दीजिएगा चैप्टर 9 में क्या है, ऊंचाई और दूरी। क्या है? ऊंचाई और दूरी। तो देखिएगा इसमें बेसिकली क्या चीजें आती हैं, आप पीछे से मीन्स क्या पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से आपका टेन थीटा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसमें देखिएगा बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं, उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति क्या करता है ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर अपना क्या है तो घुमाता है, सिर को घुमाता है। यानी वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना होता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्लियर है बात? उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? लेकिन अगर वही मान लीजिए कोई दूसरी वस्तु मीन्स क्या, कोई वस्तु को देखने के लिए अपने सर को हमें नीचे झुकाना पड़ता है, तो जो झुकाते हैं जो कोण बनता है क्षैतिज से, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। नमन करते हैं ना, नमन कैसे करते हैं भाई, झुक के करते हैं ना। तो जब झुकते हैं सिर झुकाते हैं तो वहीं पे कोण कौन सा बनता है, अवनमन कोण बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 9 में बस इतना ही था बेसिकली, और आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बेस पे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, दो कोण होते हैं, इन दोनों कोणों का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन के हिसाब से जो जैसे दिए होते हैं। क्लियर है? आते हैं हम लोग चैप्टर 10 में, जिसे कहते हैं वृत्त या वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इसमें दो परिमय होते हैं, दोनों परिमय ध्यान देंगे क्या है। पहला परिमय देखिएगा, वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मान लीजिए जो हमने ये लंब रेखा खींचा है तो वो क्या होता है, केंद्र से हमेशा 90 अंश के कोण पे ही रहता है। ठीक है, ये परिमय आपका आता भी है परीक्षा में। और क्या है दूसरा परिमय आपका दिया है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो किसकी बात कर रहा है भाई, जो ये पी ए यानी एपी और बीपी, ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं भाई, बाह्य हैं और स्पर्श भी कर रही हैं। तो स्पर्श करती हैं तो एक बिंदु पे करती हैं। स्पर्श बिंदु क्या होता है, जब कोई वृत्त यानी वृत्त के को क्या करता है, स्पर्श करती है रेखाएं, तो एक बिंदु पे ही टच करती हैं। ठीक है ना, जैसे यहां पे कौन है, पी ए और पी बी बराबर होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर रेखाएं होंगी। और देखिएगा नोट में हमने यही लिखा है क्या, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब यानी उसको टच करती है, भेद करके निकल जाती है। ठीक है ना, तो नोट कर लेंगे इन चीजों को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि ध्यान दीजिएगा अगले चैप्टर में क्या चीजें दे दी गई हैं। नोट हो गया? देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आते हैं हम लोग, चलिए चैप्टर 12 पे।
हालांकि इसके पहले आपने चैप्टर 10 किया है। अब आते हैं 12 पे। 11 जो है आपकी रचनाएं हैं, उसको मैं लास्ट में लगा दूंगा, आपको वो लिख लीजिएगा, क्योंकि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं उसको लगा दूंगा, उसको करना चाहते होंगे तो, ठीक है ना। देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं फिलहाल। यहाँ पे देखिएगा चैप्टर 12 में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्या है भाई। वृत्त का व्यास 2r होता है। वृत्त का व्यास क्या होगा, 2r होगा। मान लीजिए ये वृत्त आपका दिया हुआ है और इस वृत्त का केंद्र है ये, ठीक है। केंद्र क्या है, O है। ये क्या है, इसका बाउंड्री परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। और ये इसकी त्रिज्या होगी, और ये जो होता है इससे अगर क्रॉस कर जाता है, यानी पूरे फुल, यानी यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, 2r कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr होगा। परिधि मैंने बताया इस बाउंड्री को कहते हैं परिधि, यानी चारों तरफ से जो आवरण होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परिधि कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr स्क्वायर होता है। क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। अब देखिएगा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जो हिस्सा कलर है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जितना कोण है थीटा अपॉन 360, पूरा क्या होता है 360 डिग्री होता है। जो कोण जितने कोण का आपको ज्ञात करना है वो कोण ऊपर रख देंगे आप। मान लीजिए 60 अंश का है, मान लीजिए आपका 45 अंश का है, मान लीजिए आपका 30 अंश का है, जो भी दिया होगा यहाँ रख देंगे और आर का मान रख के इसको हल कर देंगे। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंदर वाले को हम लोग लघु कहते हैं। लघु यानी छोटा होता है, ठीक है। दीर्घ यानी बड़ा होता है। तो जब हम लघु को ज्ञात कर लेंगे तो दीर्घ वाले को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो दीर्घ आपका त्रिज्यखंड दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए πr स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही फिर से मैंने लिख दिया, लघु अगर निकालना हो तो πr स्क्वायर में से दीर्घ वाले को घटा देते हैं, तब भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, बात हो गया। आगे देखिएगा, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो, थीटा बराबर मान लीजिए 180 अंश हो, तो जो त्रिज्यखंड होगा अर्धवृत्त का होगा और उसका क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर होगा। क्योंकि 180 जब आप रखेंगे कट करेंगे तो 1/2 आएगा। थीटा जो होता है मीन्स कितना है, 180 डिग्री है। ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, जो कि मान हो जाएगा आपका 1/2 πr स्क्वायर, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब मान लीजिए 90 अंश रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 90 अंश। ऐसे यहां पे अगर मान लीजिए 90 अंश जब रखेंगे तो ये पूरा कोण होगा 90 अंश का, तो 1/4 हिस्सा होगा वृत्त का, क्या होगा 1/4 होगा, तो 1/4 πr स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। क्लियर है बात, नोट कर लेंगे इसे, आगे देखेंगे। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर ज्ञात करना हो, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है उस दूरी को अगर ज्ञात करना हो, तो दूरी के सूत्र को निकालने के लिए आप जानते हैं जो परिधि का सूत्र है उस परिधि के सूत्र के साथ थीटा अपॉन 360 डिग्री आप रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी लंबाई प्राप्त हो जाएगी, जिसे आप क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा उसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 LR होगा। क्या होगा, LR होगा, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे, यहीं तक आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही फॉर्मूला है, बस इतना चैप्टर 12 का। अब आते हैं 13 चैप्टर पे, जो क्या है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिएगा मैं मिटा रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा उसको भी। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, हर फिगर का उसमें अलग अलग हम लोग देखेंगे और एक एक फिगर के साथ उसको समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, चैप्टर का नाम है, देखिए पार्ट 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और आयतन, ठीक है। तो पहला हम बात करने वाले घन की। घन कैसा दिखता है वो भी देख लीजिए आप लोग। घन जो होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जो क्या है, ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं तीनों चीजें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें ज्ञात करते हैं भाई, इसमें हम ज्ञात करते हैं, पहली बात तो आयतन की बात कर लेंगे हम लोग। आयतन
जिसे आप भी से डिनोट करते हो। दूसरी चीजें इसमें क्या ज्ञात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA। और क्या होता है तीसरा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप क्या कहते हो, TSA कहते हो। एक और चीज होता है, चार चीजें इसमें होती हैं। और क्या होता है, विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण, ठीक है, डायगोनल जिसे आप कहते हो। अब देखिए सबका फॉर्मूला देखिए कैसे क्या है, समझिएगा। आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, साइड का क्यूब, क्या होता है, भुजा का, क्या होता है, घन होता है, भुजा का घन। 3 बार अगर हम भुजा का गुणा कर दें तो हमको क्या प्राप्त होगा, उसका आयतन प्राप्त होगा, यानी ए क्यूब कह सकते हो आप। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 साइड का यानी भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग, 6 भुजा का वर्ग। उसमें ऊपर और नीचे वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर नीचे की बात हो रही है, अगर ऊपर नीचे की बात नहीं करते हैं, केवल किनारे किनारे पृष्ठ की बात करते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आते हैं, ऊपर और नीचे दोनों क्षेत्रफल ऐड हो जाते हैं, जिसके लिए 6 भुजाएं, मीन्स क्या, 6 सतह हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर हो जाता है, भुजा का वर्ग होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण की हम बात करें तो √3 और भुजा हो जाएगा साथ में, गुणा भुजा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगला हम बात कर लेते हैं दूसरा, घनाभ। तो घनाभ क्या होता है ये देख लीजिएगा। घनाभ में जो है आपका, देखिए घनाभ कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीजें होती हैं इसमें। यहां बराबर था ना, यहां बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है ना। तो क्या क्या निकालते हैं इसमें, आयतन, आयतन के साथ हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चौथा जो है आपका विकर्ण होगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या होता है, L × B × H होता है, ठीक है, आयतन में। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, 2L + B × H। और क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 क्या होगा, 2LB + BH + HL या LH। विकर्ण में क्या होगा, √L² B² और H² होता है। ये नोट करेंगे आप लोग। अगला, अगला जो फॉर्मूला है वो ध्यान देंगे आप लोग। तीसरा फॉर्मूला है जिसे आप क्या कहते हो, बेलन। और बेलन दिखता कैसा है, ये भाई मार खाने वाला बेलन नहीं है, इतना खुश मत हो जाना कि मार खाओगे, हैं। देखो ये त्रिज्या R है और ये H है, ध्यान देना भाई। इसमें 3 चीजें ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयतन, आयतन यानी V = πr², H होता है। दूसरा जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πrH होता है। तीसरा जो है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए होता है 2πr ब्रैकेट में H + R। क्लियर है, नोट कर लेंगे। अगला जो फॉर्मूला होगा वो देखिएगा आप लोग, नंबर 4 देखिएगा। इसके बाद आता है शंकु, जिसे आप क्या कहते हो, कोन कहते हो। दिखता कैसा है वो, कुछ ऐसा, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, और ये इसका त्रिज्या हो गया। तो देखिएगा इसमें क्या क्या ज्ञात करते हैं। पहले तो आयतन होता है, आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है। नंबर 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका क्या होता है, पाई आर यल होता है, पाई आर यल। जहां यल बराबर क्या होता है भाई, जहां यल बराबर हम लोग लिखते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है। नंबर 3 की बात कर लें अगर हम लोग, तो नंबर 3 में होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है, पाई आर ब्रैकेट में क्या होगा, एल प्लस आर। ठीक है, ओके, नोट कर लेंगे इसे। ये 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, और एक एल के लिए होता है चौथा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया फिगर, 1 2 3 और 4 फिगर हो गए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं गोला। किसकी बात करेंगे, गोला और अर्धगोला। ठीक है, गोला और अर्धगोला। छिन्नक आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए छिन्नक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना। छिन्नक क्या होता है एक बार मैं बता देता हूं आपको, बट सिलेबस में है नहीं आपके। क्या है भाई, नंबर 5 गोला, जिसे आप क्या कहते हो, स्फीयर कहते हो। ठीक है, क्या होता है भाई गोला, जो ठोस होते हैं, सॉलिड है, बॉल लाइक फुटबॉल या बॉल वगैरह हो गया, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, आर है। तो आयतन इसमें ज्ञात करते हैं हम लोग। आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा इसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल होता है, कुल पृष्ठीय होता ही नहीं है। कुल कहिए या पृष्ठीय कहिए, बात एक ही हुआ। मतलब क्या हो जाएगा इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, बाकी और कोई फॉर्मूला इसमें नहीं होता है, बस 2 ही होते हैं। नंबर 6 पे आता है अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है, जिसे आप हेमिस्फीयर कहते हो। ठीक है ना। कैसे होता है भाई, ये अर्धगोला है, लाइक अ बाउल। कैसा, बाउल की तरह, कटोरे की तरह होता है पूरा। ठीक है ना। तो त्रिज्या क्या है इसका, आर है। तो देखिएगा जब आर है तो आयतन क्या होता है, आयतन यानी v बराबर 2/3 पाई आर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा क्या होगा, 2 पाई आर होगा स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है देखिएगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। नोट कर लेंगे आप लोग इसे। टोटल बस आपके लिए इतना ही है, इसमें चैप्टर 13 बस इतना ही है आपके लिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जहां लगे मैं फास्ट हूं उसको स्लो भी कर सकते हैं, और हाँ वीडियो की क्वालिटी चेंज करके आप देख सकते हैं भाई। तो जैसा आपका नेट हो, ठीक है, जैसा नेट कनेक्शन हो वैसा आप क्वालिटी चेंज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आते हैं अगले चैप्टर पे, संख्याकिक पे। ध्यान दीजिएगा चैप्टर 14 क्या है, संख्याकिक है। तो संख्याकिक क्या होता है ये समझिएगा पहले। संख्याकिक में क्या होता है कि एक्चुअल में सभी डाटा एक साथ एक ग्रुप के फॉर्म में दिए जाते हैं, उनका अरेंजमेंट किया जाता है। तो जैसे जो चीज़ की जरूरत होती है उन चीज़ों का अरेंजमेंट करके हम लोग यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिया गया है आपका जब वर्ग अंतराल ना हो, यानी ग्रुप में ना दिया हो, जैसे कहने का मतलब 0 से 5, 5 से 10 ऐसी संख्याएं दे दी जाती हैं। तो इस रूप में ना दिया हो तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी क्या होती है, कुल संख्याओं से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी जितनी संख्याएं होंगी उतनी संख्याओं से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। वही आपका क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। जब वर्ग अंतराल दिया हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होते हैं, 3 विधियां होती हैं। समांतर माध्य करने के लिए कितनी विधियां होती हैं, ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। ज्ञात करने के लिए 3 विधियां होती हैं। पहला प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड है। फिर कल्पित है। फिर दूसरा क्या, तीसरा क्या है, पग विचलन विधि है। तो आइए देखिएगा, ये
प्रत्यक्ष विधि क्या होता है ये समझिएगा। यानी जो डाटा दिए गए हैं यानी उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है। यानी जो बारंबारता, एफ का मतलब क्या होता है, बारंबारता, और ये क्या होता है, जो क्लास इंटरवल दिए होते हैं, वर्ग अंतराल जो दिए होते हैं उनको जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो एक ग्रुप में क्या मिलता है आपको, एक्स आई मिलता है, और दूसरा बारंबारता जो दिया रहता है, दोनों के गुणनफल का पूरा कुल योगफल लेते हैं और बारंबारता से क्या करते हैं, कुल बारंबारता से भाग दे देते हैं। तो यह प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। दूसरा क्या है, कल्पित है। कल्पित माध्य क्या होता है भाई, कल्पित माध्य में पहले किसी एक संख्या को यानी बीच वाले को या कहीं पे भी ए मानते हैं, फिर डी निकालते हैं, डी निकालने के बाद से इनको हल करते हैं। क्लियर है, ये फॉर्मूला है, नोट कर लेंगे फॉर्मूला। तीसरा जो है पग विचलन विधि से समांतर माध्य है। देखिएगा एक एक चैप्टर में इसका पढ़ाने वाला हूं, आपको सभी चैप्टर इसके मिलने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, हर चीजों को लिखने में आपके लिए जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन हाँ सभी चीजें पढ़ाई जाएंगी। और समय से पहले मीन्स क्या, समय जैसे है पेपर जैसे नजदीक होगा वैसे सभी चीजें आपकी कंप्लीट भी हो जाएंगी। क्लियर है, पग विचलन विधि से समांतर माध्य देखिएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई एक्स यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एन होता है। एन क्या है देखिएगा, ए को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, डी, इसमें डी भी निकालते हैं, डी निकालने के बाद ही कोई काम और होता है भाई। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है, कल्पित माध्य विचलन कहलाता है। एन क्या कहलाता है भाई, वर्ग अंतराल कहलाता है। यू क्या कहलाता है, एन माइनस डी अपॉन एच होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये फार्मूले होते हैं, इन फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करके फाइंड आउट करते हैं। जब वर्ग अंतराल न दिया हो, तो एक और है भाई देखिएगा, जब वर्ग अंतराल न दिया हो तो यहां हम लोग क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। अभी तक यहां बात हो रही थी माध्य की, यहां पे बात होगी माध्यिका की। माध्यिका के साथ साथ आपका एक बहुलक भी है, इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या देखेंगे, अगर पद की संख्या क्या दी गई हो, विषम में हो, पद की संख्या क्या हो, विषम में हो, तो माध्यिका सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपका डाटा दिया गया है उसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। किस में अरेंज करेंगे भाई, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में हम लोग अरेंज कर लेंगे। फिर एक गिनती करेंगे उसकी संख्या कितनी है, अगर विषम है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर सम है तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर है बात, चलिए तो आगे भी और देखिएगा इसमें फार्मूला क्या है करने के लिए। इसके पहले आपको बताया गया था जब अंतराल न दिया हो, अब यहाँ पे फार्मूला बताया जा रहा है जब अंतराल दिया हो। जब अंतराल दिया होता है तो क्या फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F होता है इंटू N/2 माइनस C होता है। L1 बराबर क्या होता है भाई, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। ये L1 क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। L2 क्या होता है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है। F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है, यानी जो माध्यिका वर्ग आपने देखा है उसकी जो बारंबारता है वो लेंगे। सी का मतलब होता है संचयी बारंबारता, यानी ठीक उससे पहले का जो संचयी बारंबारता होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। और n क्या है, पदों की कुल संख्या है। यानी इस फार्मूले का हम उपयोग करके क्या निकालेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, माध्यिका। कब, जब वर्ग अंतराल दिया हो तब। अगला देखिएगा, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो, और क्या होता है, बहुलक का फार्मूला है। जब वर्ग अंतराल दिया होता है तब बहुलक का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H होता है। और यहाँ पे कौन क्या कहलाता है ये समझ लें आप। L1 क्या कहलाता है भाई, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई। F0 क्या हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है ये। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता है। H क्या है, वर्ग अंतराल की माप सीमा हो गई। ठीक है, ये तो जब अंतराल दिया है तब। जब अंतराल न दिया हो तो क्या होता है, जब अंतराल न दिया हो तब जो है जिसकी संख्या यानी जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वही उसका बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक बार फिर से सुने। जब अंतराल न दिया हो तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी, यानी जिस संख्या की बारंबारता सर्वाधिक होगी वही संख्या उसका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अब माध्यिका, बहुलक और माध्य के बीच का संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये फार्मूला होता है संबंध, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे संबंध को। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर आते हैं हम लोग लास्ट लेसन 15 पे, ध्यान दीजिएगा लेसन 15। ओके, नोट कर लीजिए पहले।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आते हैं हम लोग लास्ट लेसन 15 पे। ध्यान दीजिएगा 15 में क्या है, प्रायिकता है। प्रायिकता में देखिए क्या चीजें होती हैं, पहले ये समझिएगा आप। प्रायिकता जो होता है संभवतः, यानी वो घटनाएं हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं, दोनों होता है। सस्पेंसेबल होता है, प्रोबेबिलिटी में भी, प्रोबेल में भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी ई के अनुकूल परिमाणों की संख्या और प्रयोग के जो संभव परिमाण होते हैं उनकी संख्या के अनुपात को ही उसकी प्रायिकता कहते हैं। मान लीजिए जैसे सिक्का उछालते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो जो कुल परिमाण हो सकते हैं वो क्या है, दो संख्याएं हैं, या तो हेड या तो टेल। अब उनमें से कोई एक ही आएगा, इसलिए क्या हो जाता है उसकी प्रायिकता 1/2। यानी सिक्के को अगर एक बार उछाला गया है तो, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी परीक्षण की पूरक घटना की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। मान लीजिए हेड आया था 1/2, अगर टेल आता है तो भी 1/2, दोनों को योगफल क्या होता, क्या हो जाएगा, 1 आएगा। यानी 1/2 + 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखेंगे, ये तो प्रायिकता से रिलेटेड है। बॉल, कलर बॉल पे क्वेश्चन आते हैं भाई। कई कलर बॉल को मीन्स क्या, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, एक बैग में कंबाइंड किया, ब्लैक वाले का केवल हम निकाल रहे हैं, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। और ताश वाले पे, तो ताश वाला मैं समझा देता हूँ, कुछ स्ट्रक्चर है, उसके बाद देखिएगा। देखिए जो ताश के पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से लाल कितने होते हैं, 26, काले कितने होते हैं, 26। तो लाल वाला 2 होता है, यदि 13 पान होता है, और 13 ही क्या होते हैं, ईंट होते हैं। और काले वाले में चिड़ होते हैं, यानी चिड़ी और हुकुम, ये दोनों 13-13 होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए। और इसी में क्या होता है, कितने राजा होते हैं, एक इसके राजा होते हैं, मीन्स क्या, पान के राजा होते हैं, एक ईंट के राजा होते हैं, एक चिड़ के और एक हुकुम के, राजा और रानी, और उसमें एक एक मंत्री होते हैं। और जो 1 नंबर पे आता है उसे इक्का कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। आते हैं अब हम लोग अभाज्य संख्या। वह संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो जाती है, वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ऐसे आपके क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं जो रचनाएं हैं, रचनाओं का मैं अभी साइड में लगवा देता हूं, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।